नमस्कार, स्वागत है आपका सतहेली के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। लखीमपुर खेरी मामले में राष्ट्रपति से मिले कांग्रेस नेता, टेनी को बर्खास्त करने की मांग। लखीमपुर मामले में अमर्त्य सेन पर सीतारमण का हमला, कहा बीजेपी के कारण विरोध। राजनाथ के दावे से हंगामा, कहा था गांधी के कहने पर सावरकर ने मांगी थी माफी। केंद्र पर भड़के पवार, कहा सीबीआई, ईडी, एनसीबी का किया जा रहा है दुरुपयोग। और पंजाब में समाधान ढूंढने में लगी कांग्रेस, सिद्धू को दिल्ली किया तलब। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर है कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 7 सदस्यों का, जिसमें 7 नेता थे, वो आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लखीमपुर खेरी हिंसा के मामले में मिलने गए थे। और मिलकर उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा, और उस ज्ञापन में बिल्कुल साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनको बर्खास्त किया जाए अगर निष्पक्ष जांच होनी है। यानी कि कांग्रेस ने इस बात का संकेत दिया है कि जब तक अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो निष्पक्ष जांच एक नामुमकिन चीज नजर आ रही है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा, ज्ञापन देने के बाद जब वो बाहर प्रेस से बातचीत में राहुल गांधी ने भी कहा कि अगर निष्पक्ष जांच होनी है और जैसा कि पीड़ित परिवारों की मांग भी है कि उन्हें न्याय मिले, तो फिर अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रेस से बातचीत में ही उन्होंने ये भी कहा कि जांच के लिए या तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ या फिर हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीशों का आयोग बनाना चाहिए, इसको गठित करना चाहिए, और या तो फिर राष्ट्रपति सरकार को इस बारे में निर्देश दे। और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो इस मामले में सरकार से बातचीत करेंगे। अब ये जो प्रतिनिधि मंडल आज गया था उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के एंटनी, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी, लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि आज प्रियंका गांधी, कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल तो अक्सर कोई ना कोई इशू लेकर जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से प्रियंका गांधी उस प्रतिनिधि मंडल में नजर आई, सबकी आंखें उन पर ही थी। पहले राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद प्रियंका गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बर्खास्तगी की मांग है ये ना कांग्रेस की है ना उनके साथियों की है, बल्कि लखीमपुर खेरी के जो पीड़ित परिवार हैं उनकी मांग है, जनता की मांग है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए। और जो एक बॉडी लैंग्वेज प्रियंका गांधी की नजर आ रही थी, पहले राहुल गांधी ने बोला और उसके बाद फिर प्रेस रिपोर्टर्स ने कहा और कांग्रेस के किसी नेता ने भी बोला कि अब प्रियंका जी का स्टेटमेंट हो, तो उसके बाद प्रियंका गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया। और ये जो सवाल जवाब का जो सिलसिला था ये राहुल गांधी से लंबा चला, जब प्रियंका गांधी एड्रेस कर रही थी प्रेस को। बॉडी लैंग्वेज में प्रियंका गांधी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, राहुल गांधी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और राहुल गांधी ने बाद में मास्क पहन लिया था, लेकिन प्रियंका गांधी बराबर प्रेस रिपोर्टर्स से बातचीत करती हुई नजर आई, और जिस तरीके का एक कॉन्फिडेंस उनसे झलक रहा था, तो लोग यही कह रहे थे कि अब ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को पछाड़ दिया है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर वो उभर कर आई हैं, वो वाकई में, जिसे कि अंग्रेजी में एक फ्रेज होता है द अराइवल ऑफ प्रियंका गांधी, तो वो हो गया है। लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इस पूरे सेंटिमेंट को वहां पर मोबिलाइज किया गया है, और जो अन्याय वहां के किसानों के साथ हुआ है तो वो जरूर एक स्टेट स्पेसिफिक इशू है, लेकिन जिस तरीके से नेशनल हेडलाइंस में लखीमपुर खेरी बना रहा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, तो उसको लेकर जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने अपनी जो राजनीतिक एक्टिविटीज हैं उसको यूपी तक सीमित रखा था, लखीमपुर के जरिए अब प्रियंका गांधी का आगमन राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता के रूप में हो गया है। आज जिस तरीके से वो प्रतिनिधि मंडल के साथ गई, रामनाथ कोविंद जी से मिली, उसके बाद आई, उन्होंने प्रेस रिपोर्टर्स से कॉन्फिडेंटली इंटरैक्ट किया, तो वो वाकई में ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी का आगमन अब हो चुका है। लेकिन प्रियंका गांधी अगर राष्ट्रीय स्तर पर उभरती हैं, यूपी में अगर कांग्रेस अच्छा करती है, ऐसा कोई गठबंधन होता है, तो प्रियंका गांधी की जगह कहां बनेगी? क्या उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में जगह मिलेगी या फिर उन्हें यूपी में सीमित रखा जाएगा? ये सारी अभी स्पेकुलेशन के रेल में ये सारी बातें चल रही हैं। लेकिन जो लोग अभी तक ये कह रहे थे कि प्रियंका गांधी ने बैक सीट ले ली है, राहुल गांधी उनको आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं, परिवार नहीं चाहता
कि राहुल गांधी आए, कि प्रियंका गांधी सामने आए, तो वो जो सारी अटकलें थी वो खारिज हो गई एक तरीके से, और प्रियंका गांधी अब राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता के रूप में सामने आई हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी है कि क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस में वो जान फूंक पाएंगी जिसके चलते 2022 का यूपी चुनाव जीता जा सके, और उसके बाद 2024 की जो सीढ़ी है वो क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए आसान कर पाएंगी उसकी चढ़ाई। इस पर आपका फीडबैक मुझे चाहिए, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर में बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, और ऐसा लग रहा है कि अगर मोदी सरकार की या मोदी जी की कोई आलोचना करता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था मुसावर रहमानी सेंटर फॉर बिजनेस एंड गवर्नमेंट ने। ये एक अमेरिकन प्रोग्राम था जहां पर निर्मला सीतारमण से कुछ प्रोफेसर्स ने, हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने कुछ बड़े असहज सवाल किए, और सवालों में एक हार्वर्ड के प्रोफेसर है लॉरेंस समर्स, उन्होंने कहा कि जो अमर्त्य सेन है वो बीजेपी सरकार के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखते, और उसका कारण उन्होंने बताया है कि जो स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं उनके गवर्नमेंट के बारे में वो इसलिए हैं क्योंकि जो सहिष्णुता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, वो अमेरिका जो कि यूनिवर्सलिज्म में और प्लूरलिटी में और इंक्लूजन में बिलीव करता है, यानी कि समावेशी सरकारों में विश्वास रखता है, तो वो भारत और अमेरिका के संबंध के बीच में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। और इसको सुनते ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि केवल आप बीजेपी शासित राज्यों को ना देखें, बल्कि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वहां पर भी हिंसा की घटना होती है, लेकिन वहां की हिंसा की घटना के लिए भी प्रधानमंत्री को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। और फिर लॉरेंस समर्स से ये कहा गया कि जैसे अमेरिका में अलग अलग प्रोविंसेस हैं, अलग अलग प्रोविंसेस के गवर्नर्स होते हैं और उन गवर्नर्स की जिम्मेदारी होती है, उसी तरीके से हर प्रांत में हर राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है जो कि उसके लिए जिम्मेदार है, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और फिर अमर्त्य सेन पर कटाक्ष करते हुए कहा, क्योंकि लॉरेंस समर्स ने अमर्त्य सेन का नाम लिया था कि अमर्त्य सेन जैसे जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं, वो बीजेपी के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं रखते, तो निर्मला सीतारमण ने कहा कि अमर्त्य सेन जैसे विद्वान का वो बहुत सम्मान करती हैं, लेकिन वो तथ्यों के आधार पर बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि अमर्त्य सेन जब भारत आते हैं तो आराम से घूमते हैं और उनको फ्रीडम से घूमते हैं, उनके पर कोई ऐसा अटैक नहीं होता, तो वो किन तथ्यों के आधार पर वो इस तरीके की बातें करते हैं? क्यों? क्योंकि वो विपक्षी विमर्श को सूट करता है, यानी कि जो ऑपोजिशन का नैरेटिव है उसको सूट करता है। और साथ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इकलौते ऐसे लीडर हैं जिनको कि इतनी ज्यादा उनकी आलोचना होती है, लोग उनको गाली बकते हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन, जो विपक्षी नेता हैं, उनके बारे में कोई सवाल नहीं खड़ा करता। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिस तरीके से अवार्ड वापसी हुई थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये जो सरकार है ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, ये जो पूरा जो विमर्श था, ये जो पब्लिक नैरेटिव बनाया गया था वो ऑपोजिशन को सूट करता था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और राज्य इसके लिए जिम्मेदार हैं। और फिर अमर्त्य सेन के बारे में कहा कि वो एक ऐसे विद्वान हैं जो कि अपनी नापसंदगी का शिकार बन गए हैं, और एक स्कॉलर को लाइक्स और डिसलाइक्स के आधार पर बात नहीं करना चाहिए, बल्कि तथ्यों के आधार पर बात करना चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि वो पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हैं। और आपको बता दें कि किस तरीके से अमर्त्य सेन, हमेशा उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की है, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन के समय हो। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के समय में कहा था कि आरबीआई नहीं बल्कि मोदी जी सारे फैसले लेते हैं फाइनेंस से जुड़े हुए। उसी तरीके से जब कोविड की दूसरी लहर आई थी तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार में जितने भी नेता हैं वो शिजोफ्रेनिया से सफर करते हैं, क्योंकि सहूलतें देने से ज्यादा वो क्रेडिट लेने में लग गए हैं। तो ये तमाम तरीके की बातें अमर्त्य सेन ने अक्सर मोदी सरकार के बारे में कही है, लेकिन निर्मला सीतारमण ने जमकर वो अमर्त्य सेन के ऊपर बरसी। और क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इवेंट था, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, इसलिए सीतारमण जी ने इस मंच का इस्तेमाल एक ग्लोबल मैसेज के लिए भी किया। और ग्लोबल मैसेज में उन्होंने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि हर चीज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तथ्यों के आधार पर बात नहीं होती। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि इस समय पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा हैं, विपक्षी नेता उन्हें समय समय पर उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सरकार डिनायल मोड में है, चाहे वो मुसलमानों को शिकार बनाया जा रहा हो,
या उनको निशाने पर रखा जा रहा हो, या फिर अवार्ड वापसी का जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये सारी चीजें हुई हैं और उसका एक कारण रहा है, चाहे वो मोहम्मद अखलाक का मामला हो या फिर सेडिशन के मामले जो सामने आए हों, जिस तरीके से जेल में मुसलमानों को बंद किया गया हो, वो एक नहीं बहुत सारे ऐसे मामले हैं। लेकिन सीतारमन जी ने ग्लोबल स्टेज, ग्लोबल ऑडियंस को चुना इस बात का संकेत देने के लिए कि ऑपोजिशन एक गलत नैरेटिव दे रहा है। तो अगर आप एक ग्लोबल इवेंट में अपने ही विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अपने ही विपक्षी दलों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्लोबल ऑडियंस भी इस बात को मानेगा कि ये सरकार बिल्कुल डिनायल मोड में है, यानी कि सरकार अपनी खामियों को स्वीकारना नहीं चाहती। जो आज के समाज में हो रहा है, ये सरकार बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहती कि उसकी तरफ से कोई गलती हुई है। और एक ग्लोबल ऑडियंस से बड़ा ऑडियंस शायद नहीं होगा, इसीलिए वो कारण है कि निर्मला सीतारमन का पूरा गुस्सा अमर्त्य सेन पर बरसा और उस बेचारे प्रोफेसर जो लॉरेंस समर्स हैं उनकी भी शामत नहीं आई, क्योंकि उनको मुंह तोड़ जवाब निर्मला सीतारमन ने दिया। लेकिन ये जो जवाब, जो आलोचना, जिस तरीके से इसका काउंटर दिया है निर्मला सीतारमन ने, ये बिल्कुल इस साफ बात इसका संकेत है कि ये सरकार आलोचना नहीं सह सकती, इसमें आलोचना सहने की शक्ति नहीं है। और सिर्फ शक्ति ही नहीं है, लेकिन पूरा जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो सरकार की इस बात पे लग गई है कि कोई भी आलोचना करेगा तो उसका हमें मुंह बंद इस तरीके से करना है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिनके एक वीर सावरकर के ऊपर दिए हुए एक बयान के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। अब राजनाथ सिंह एक बुक लॉन्च में बात कर रहे थे और ये किताब थी वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। अब इस बुक लॉन्च में मोहन भागवत भी थे, रक्षा मंत्री भी बुलाए गए थे और एक हाई प्रोफाइल इवेंट था। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर हंगामा मच गया है और लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी झूठा इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है। राजनाथ सिंह ने ये कहा कि वीर सावरकर ने सावरकर के बारे में लोग झूठ बोलते आए हैं। समय समय पर उनके बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने दया याचिका फाइल की थी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को रिलीज कराना था कि ताकि वो जेल से छूट सके। लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा कि ये जो मैसी पिटिशंस थी और ये जो छुड़वाने की बात थी, ये महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप वो दया याचिका अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ फाइल करिए। और इस बात को कहने के बाद इस पर बवाल मच गया है। और बवाल इसलिए मच गया है क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह को ये बात कैसे पता है कि वीर सावरकर ने ये बात महात्मा गांधी के कहने पर की है। ये बात लोगों को इसलिए नहीं पच रही है क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने किसी के आगे सर नहीं झुकाया, किसी के आगे उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी। और दूसरा जो एक सवाल खड़ा हो रहा है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी भारत 1915 में लौटे थे। और अगर वीर सावरकर का हम बात करें तो उन्होंने 7 मर्सी पिटिशंस फाइल की थी। दया याचिका उन्होंने 1911, 12, 13, 14, 15, 17 और 18 में फाइल की थी। यानी कि अगर महात्मा गांधी भारत 1915 में लौटे थे तो वीर सावरकर का ऐसा क्या इक्वेशन बन गया था महात्मा गांधी के साथ, इतनी उनकी नजदीकी कैसे बढ़ गई कि महात्मा गांधी उनको ये बात कहेंगे कि भाई अगर आपको जेल से छूटना है तो आप दया याचिका फाइल कीजिए। यानी कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह की जो इंफॉर्मेशन है उसका जो स्रोत है वो गलत है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो प्रचलन में है उससे लिया हुआ एक झूठ है जिसे कि बीजेपी सरकार फैलाने की कोशिश कर रही है। और तमाम लोगों ने इसको लिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सरकार जो महात्मा गांधी की जो बर्थ सेंटिनरी है वो मनाती है, महात्मा गांधी के नाम पर अलग अलग अभियान चलाती है, उसी महात्मा गांधी का अपमान आज बीजेपी के मंत्री जो कि राजनाथ सिंह है वो क्यों कर रहे हैं? आप महात्मा गांधी के बारे में ऐसी बातें कहकर आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आप सावरकर को सही ठहराने के लिए आप महात्मा गांधी को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये एक गलत प्रोपेगेंडा बीजेपी का है जिसको लेकर तमाम लोग लिख रहे हैं। इतिहासकार इरफान हबीब ने लिखा है कि बिल्कुल एक मोनोक्रोमैटिक हिस्ट्री लिखने की कोशिश की जा रही है और
झूठ का सहारा रक्षा मंत्री ले रहे हैं और नए भारत में एक नया इतिहास इसी तरीके से लिखा जा रहा है। उसी तरीके से वरिष्ठ पत्रकार राकेश शर्मा ने लिखा है कि मंत्री जी व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा का शिकार हो चुके हैं और तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। उसी तरीके से वायर के जो फाउंडिंग एडिटर हैं सिद्धार्थ वादराजन, उन्होंने भी कहा है इसी बात को लेकर जो मैंने कहा कि सावरकर को सही ठहराने के लिए महात्मा गांधी को गलत साबित कर दिया जाए, यही बीजेपी की कोशिश है। तो सवाल ये उठता है कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं या फिर जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो गलत है। बहरहाल इसको लेकर काफी हंगामा हो चुका है और जो हिंदुत्व परिवार है, जो आरएसएस का परिवार है, वो अक्सर वीर सावरकर को बड़ा बताकर और बाकी जो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनको छोटा बताने की कोशिश करता है। ये एक तरफ से उनकी कोशिश रही है और खासकर जब दया याचिका की बात आती है तो वीर सावरकर के बारे में ये बोला गया है कि आजादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था और क्योंकि वो काला पानी की सजा नहीं भुगतना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने दया याचिका फाइल की कि उन्हें जेल से छोड़ा जाए। तो ये जो बातें इतिहास में लिखी गई हैं वीर सावरकर के बारे में, तो आज उस इतिहास को एक नए तरीके से इसलिए लिखा जा रहा है और बीजेपी की ये कोशिश है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सावरकर को उस लाइट में ना देखें। और इसीलिए जो इरफान हबीब की ये बात है कि मोनोक्रोमैटिक हिस्ट्री लिखने की बात हो रही है, शायद ये सही है। बहरहाल इस पर एक अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया गया है और रक्षा मंत्री खुद ऐसा लग रहा है कि मोहन भागवत जी के साथ इस पूरे एजेंडे में शामिल हो गए हैं कि सावरकर का जो इतिहास है उसको नए भारत में नए तरीके से लिखा जाए और इसमें पूरा बीजेपी परिवार शरीक है। लेकिन प्रोपेगेंडा करने से क्या आप इतिहास को बदल देंगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार की है, उनसे जुड़ी हुई है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और काफी मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की और ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी की सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हैं और एक नहीं बल्कि कई मुद्दों पर, जैसे कि चीन की घुसपैठ को लेकर वो गुस्सा हुए, उसके बाद की किस तरीके से जो 13वीं बातचीत थी वो विफल रही, केंद्रीय एजेंसीज का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में भी कहा, किस तरीके से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है लेकिन विफल रही है, उसके बारे में उन्होंने कहा और वीर सावरकर पर भी बोला। और उन्होंने कहा कि इतिहास में तो उन्होंने वीर सावरकर के बारे में कभी भी ऐसी बातें नहीं पढ़ी हैं और शायद अब उनको इतिहास नए तरीके से पढ़ना होगा। लेकिन जो बातचीत उन्होंने केंद्रीय एजेंसीज के लिए की थी वो वहां पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, आज छठा दिन है आईटी की रेड्स उनके ऑफिस और घर पर लगातार पड़ रही है और उसको लेकर उन्होंने कहा है कि आईटी की जो ये रेड्स पड़ रही हैं इसमें क्या मिला। उसी तरीके से उन्होंने अनिल देशमुख की बात की थी कि जिन लोगों ने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाया था वो आज गायब हैं। तो जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसीज काम कर रही हैं वो एक गलत तरीका है। उसमें उन्होंने आईटी और ईडी की भी बात की है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी बात की है, क्योंकि इस समय एनसीबी सुर्खियों में है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इस समय सलाखों के पीछे हैं, उनसे एनसीबी पूछताछ कर रहा है, उनकी बेल पिटिशन की हियरिंग अभी चल रही है और ये मामला कितना लंबा खिंचेगा वो किसी को पता नहीं है। लेकिन जो आरोप एनसीबी पर लग रहे हैं और समीर वानखेड़ पर लग रहे हैं कि समीर वानखेड़ और एनसीबी केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। शाहरुख खान एक खास समुदाय से आते हैं इसलिए उनको निशाने पर रखा जा रहा है। मुंद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स की बरामदगी हुई थी भारी संख्या में, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस पूरे फर्जीवाड़ा को रचा गया, जिसमें कि शाहरुख खान के बेटे को एक प्यादा बनाकर और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम आरोप नवाब मलिक ने भी लगाए हैं और इन्हीं बातों को एक दूसरे शब्दों में आज शरद पवार ने दोहराया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल भी है जो कि ज्यादा ड्रग्स बरामद करती है, जबकि जो एनसीबी है यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो कम ड्रग्स बरामद करता है। और उन्होंने सुशांत राजपूत के समय में भी जो ये केस चल रहा था उसके बाद जब रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया उसका उन्होंने हवाला दिया और फिर अब आर्यन खान के केस में भी उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीबी ने ऐसे गवाहों को चुना है जैसे केपी गोसावी जो कि बीजेपी के हैं, उन पर केस दर्ज है और समीर वानखेड़ के संबंध ऐसे लोगों के साथ है। तो ये तमाम चीजों को लेकर आज शरद पवार काफी आग बबूला हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन असली मसला ये है कि जो आईटी की रेड्स अजीत पवार के ऊपर पड़ रही हैं
उसमें कुछ निकल नहीं रहा है। लेकिन शरद पवार इस बात को बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे फिर आईटी हो, एनसीबी हो। ये तमाम मुद्दों पर बाकी विपक्षी नेता बोलते आए हैं, लेकिन अब शरद पवार ने भी इसको एक मुखर रूप से बोला है। तो बीजेपी हर तरीके से घिर गई है, वो अपना एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष के जब बड़े नेता, शरद पवार जैसा नेता जिसे कि 40 साल से ज्यादा का राजनीतिक एक्सपीरियंस हो, अगर वो ये बातें कहता है तो वाकई में ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है और बीजेपी पर इस तरीके की उंगली उठाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को अपने किए पर शर्म आ रही है? क्या बीजेपी इस बात को मानती भी है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल इस तरीके से कर रही है, जैसे कि एनसीबी के मामले में चीजें सामने आई हैं? और एनसीबी बीजेपी को कॉन्ट्रैक्ट देने वाली जो बात है, जो नवाब मलिक ने भी कही और शरद पवार ने भी कही है, इससे ये पता चलता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो पूरा जो एक तरीके से कंट्रोल है वो इस समय केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्र सरकार के हाथ में है। वो जैसे चाहे वो एनसीबी को घुमा रही है, जिसको चाहे वो उसको निशाना बना रही है। जिसके खिलाफ भी हो आप ड्रग्स का केस फाइल कर दें और उसे जेल में बंद कर दें। तो ये क्या है? ये एक तानाशाह सरकार है जो न विपक्ष की बात सुनती है। उसे ये विश्वास है कि वो तानाशाह सरकार जो वो कर रही है वही सही है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसीज का क्या होगा, उनकी स्वायत्तता का क्या होगा, उनकी ऑटोनॉमी का क्या होगा, ये सारे बड़े सवाल हैं। और इससे आप खुद ही इस चीज को डिसाइड कर लीजिए कि ये भारत का लोकतंत्र कितने बड़े गड्ढे में धीरे धीरे जा रहा है। कहीं गड्ढा इतना गहरा ना हो जाए कि ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उस गड्ढे में से निकल ही ना पाए। इसी बात का सबसे ज्यादा डर है। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्या कहना था शरद पवार का, उस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब आखिरी खबर नवजोत सिद्धू से जुड़ी हुई है। खबर आ रही है कि नवजोत सिद्धू को हाईकमांड ने दिल्ली तलब किया है और ये जो उनकी मीटिंग हाईकमांड से होनी है, ये बताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर शाम 6 बजे ये होनी है। इस बात की जानकारी राज्य के जो प्रभारी है हरीश रावत, उन्होंने ट्विटर पर दी है। अब आपको बता दें कि सिद्धू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका जो इस्तीफा है वो अभी पेंडिंग है। ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज को लेकर अब उनकी ये मीटिंग आला कमान से होनी है। लेकिन जिस तरीके से अभी लखीमपुर खीरी मामले में वो वहां पर गए, उन्होंने मौन व्रत किया, तो एक तरीके से उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो अभी भी कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन जो उनके मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को सिद्धू ने उठाया था, उन मुद्दों पर रजामंदगी कैसे होगी, क्या समन्वय बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये सारी बातें होना जरूरी है। और ये मामला, उनकी जो मीटिंग है ये 14 को है और 16 तारीख को CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है वो है, कोर कमेटी की मीटिंग। तो उसमें ये पता चलेगा कि वाकई में सिद्धू का इशू कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी लखीमपुर खीरी मामले में नवजोत सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी सब एक ही पेज पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि कांग्रेस को राजनीतिक लाभ इस इशू से मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके का ड्रामा नवजोत सिद्धू ने अभी हाल में किया था, 28 तारीख को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था और उसके पहले अमरिंदर सिंह का इस्तीफा आया, फिर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर नवजोत सिद्धू अभी भी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो वो सपना उनका पूरा कैसे होगा? क्योंकि चन्नी ने यह साबित कर दिया है कि वो पार्टी को एक साथ लेकर चल सकते हैं, किसानों के मुद्दे वो उठा सकते हैं, पंजाब की जनता की जो आशाएं हैं वो उनको पूरा कर सकते हैं। ये कुछ दिनों में चन्नी ने दिखा दिया है। तो अब दलित चेहरे के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी या फिर नवजोत सिद्धू के लिए कोई और विकल्प ढूंढा जाएगा? ये सारे बड़े सवाल हैं। देखना ये होगा कि 14 तारीख की मीटिंग में क्या कुछ होता है और फिर CWC की मीटिंग में किन बातों को लेकर अग्रीमेंट्स बनते हैं। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।